अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी अनीमिया। अनीमिया जिसको आम ज़ुबान में खून की कमी कहा जाता है, ये भी आपकी जो है ब्लड का एक डिसऑर्डर है, हमारे ब्लड से रिलेट करता है ये। तो डेफिनेशन है सबसे पहले जिसको, ठीक है। तो डेफिनेशन में कह रहा है कि अनीमिया में बी डिफाइंड एज अ डिक्रीज लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन, कि इसमें जो है हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है बॉडी के अंदर, इन द ब्लड ब्लड के अंदर बिलो द रेफरेंस लेवल फॉर द एज एंड द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि जो मेल और फीमेल और जो एज के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि एचबी का लेवल हर पर्सन के अंदर जो है जो जेंडर वाइज जो है वो क्या होता है, वेरी कर रहा होता है। बच्चों में कुछ है, फीमेल में कुछ है, मेल में कुछ है। तो जो एक रेफरेंस वैल्यू है, जो फिक्स वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि कहा जाता है कि जो मेल है उनके अंदर 14 से लेके 16 तक होनी चाहिए और फीमेल में 12 से लेके 16 तक होनी चाहिए। अगर इससे ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या कहलाएंगी, रेफरेंस वैल्यू कहलाएंगे। और अगर इससे नीचे लेवल जाएगा तो इसका मतलब ये कि पेशेंट जो है वो अनीमिया की तरफ जा रहा है, उसमें एचबी का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, अनीमिया कहलाएगी। उसके बाद सिम्टम देखते हैं। तो सिम्टम स्टूडेंट, अनीमिया जो हमें एक इतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन जब ये अगर बॉडी में इसका इशू आ जाता है तो फिर बॉडी के सारे सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। अब जैसे अगर हम देखते हैं अनीमिया के केस के अंदर, अगर हम अपनी आइज़ पे देखें सबसे पहले, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगी, आइज़ येलो कलर की हो जाएंगी, ठीक है, येलोइश हो जाएंगी, जैसे ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। सेंट्रल सिस्टम पे कैसे इफेक्ट आएगा जी, पर्सन को फटीग होगा, डिजीनेस होगा, फेंटिंग होगी, ठीक है। अब फटीग किसे कहते हैं, थकावट को कहते हैं। डिजीनेस का मतलब क्या होता है, गनूदगी होगी। और फेंटिंग का मतलब है जैसे अभी भी होश हो जाएगा, इस तरीके से पेशेंट फील करेगा। ब्लड वेसल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होना शुरू हो जाएगा। स्किन के ऊपर क्या आ जाएगा, पेलनेस होगी यानी येलोइश हो जाएगी, कोल्डनेस होगी, ठंडी होगी स्किन, एंड येलोइंग, ठीक है, येलोइंग भी उसी से रिलेट करता है, ठीक है, कि येलोइश हो जाएगी स्किन जो है। उसके बाद हार्ट आ जाता है। हार्ट के ऊपर क्या फ़र्क आएगा, जिसको पाल्पिटेशन होगी, पाल्पिटेशन का मतलब क्या है, घबराहट होना, रैपिड हार्ट रेट होगा, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी। चेस्ट पेन हो सकता है, उसको एंजाइना हो सकता है, ठीक है, हार्ट अटैक का भी इशू आ सकता है कुछ कंडीशन में, सीवियर कंडीशन में। उसके बाद अगर हम देखते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है, क्योंकि सांस उसको लेने में प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा से तंगी महसूस करेगा। उसके बाद मस्कुलर पे देखते हैं, मसल्स पे देखते हैं, तो मसल्स में उसको वीकनेस महसूस होगी। स्प्लीन देखते हैं, स्प्लीन जो कि हमारी बॉडी का एक ऑर्गन होता है, ठीक है, उर्दू ज़ुबान में इसको तिल्ली कहा जाता है। जो स्प्लीन है वो इनलार्जमेंट हो जाएगी उसकी, यानी साइज़ में बड़ी हो जाएगी। इंटेस्टाइन्स के ऊपर देखते हैं तो उसमें जो है जो स्टूल का कलर है वो हमें चेंज मिलेगा। तो ये कुछ अनीमिया के सिम्टम थे। ये जो साइन एंड सिम्टम है इसके, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपने अच्छे से जो है ना याद रखने हैं। ये पेपर में अक्सर जो है ना वो पूछ लेते होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। उसके बाद आ जाता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। अब खून की जो कमी होती है स्टूडेंट, या एचबी का लेवल जो डाउन होता है, ठीक है, वो बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। अब उसमें से जो कई रीजंस हैं, ठीक है, उनकी बिना पे हम अनीमिया को क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। सबसे पहले तो ये है जी ब्लड लॉस अनीमिया, ठीक है, अगर तो खून की कमी है, ठीक है, ब्लड लॉस की वजह से, यानी कि किसी भी वजह से बॉडी से ब्लड ज़ाया हो गया, निकल गया है, तो उस कंडीशन में जो अनीमिया होगा, ठीक है, वो दो तरह का हो सकता है। एक तो एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया, ठीक है, एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया, और दूसरा क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया। अब ये देखें, नाम से ही थोड़ा सा ना इस टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करें। एनीमिया का तो मतलब हो गया खून की कमी। हेमरेज का मतलब ये होता है कि किसी भी ब्लड वेजल का, शरीयान का फट जाना, ठीक है। पोस्ट मतलब उसके बाद, शरीयान या हेमरेज के बाद जो है जो एनीमिया होगा। एक्यूट, ठीक है, ऐसी कंडीशन जो कि कुछ डेज़ के अंदर, ठीक है, लेस देन जो है वो 6 वीक जो है वो रिजॉल्व हो जाए, तो वो उसके अंदर ट्रॉमा आ जाता है और सर्जरी आ जाती है। इन दो कंडीशन में जैसे सर्जरी होती है तो उसके बाद अक्सर जो है ना वो पेशेंट का ब्लड जो है वो मतलब लॉस हो जाता है सर्जरी के दौरान। ट्रॉमा है, ट्रॉमा में भी एक्सीडेंट के बाद जो है वो क्या होता है कि ब्लड लॉस होता है, तो उस कंडीशन में जो ब्लड लॉस होगा वो क्या कहलाएगा, एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया कहलाएगा। क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया, ठीक है, अब जैसे कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि क्रोनिक हैं और उनकी वजह से बॉडी में ब्लीडिंग होती रहती है, तो वो जो उनकी वजह से जो खून की कमी होगी उसको हम क्या कहेंगे, क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया कहेंगे। अब इसमें पेप्टिक अल्सर आ जाता है, ठीक है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन आ जाते हैं, मैलिग्नेंसी आ जाती है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर आ जाते हैं। पेप्टिक अल्सर का मतलब ये है कि हमारे जो है हमारा स्टमक है उसमें ज़ख्म हो जाते हैं, ठीक है, और पैरासाइटिक का इन्फेस्टेशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे आम ज़ुबान में कहा जाता है कि पेट में कीड़े जो है ना बच्चों की वजह से हो जाते हैं। अब ये जो हुक वर्म जो है ना, ये बेसिकली
एक पैरासाइट का नाम है जो कि हमारी बॉडी में जब चला जाता है, ठीक है, वहाँ पे ग्रो करता है, फिर बॉडी से क्या करेगा, ये ब्लड को सक करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट अनीमिया में जाएगा। मैलिग्नेंसी की कोई जो है वो कोई ख़तरनाक कंडीशन जो है या कोई बीमारी है जो कि बॉडी में रन कर रही है, जैसे हमारे पास हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, या फिर जो है ना कैंसर वगैरह की कंडीशन है। और कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं, जैसे अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि कुछ लोगों को जो कट लग जाए तो फिर उनका जो ब्लड है वो जो है वो जल्दी जो है ज़ख्म उनका नहीं भरता, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होने की वजह से। तो कुछ ये कंडीशंस हैं जो कि रीज़न बनती है अनीमिया की। उसके बाद आ जाता है इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी। हम देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आरबीसीज़ की जो है ना वो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का। अगर 120 डेज़ के बाद नॉर्मली आरबीसीज़ डेड होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी इनकी ब्रेक डाउन करके नई आरबीसी बनाना शुरू कर देती है। अगर ये कि बॉडी कुछ कंडीशंस की वजह से ये कि अगर आरबीसीज़ की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी अनीमिया होगा, और उस अनीमिया को हम कहते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया, ठीक है। हीमो का मतलब होता है ब्लड, और लाइटिक का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन, यानी ब्लड के सेल्स की ब्रेक डाउन होना, ठीक है, उसकी वजह से जो अनीमिया डेवलप होगा। उसके बाद आ जाता है जी इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन। अब ये कि अब आरबीसी की जो प्रोडक्शन है वो इम्पेयर्ड है, उसमें कोई ख़राबी है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आरबीसी जो हैं वो अपनी शेप, अपने कलर, अपनी साइज़ के लिए वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं कि अगर उनमें ज़रा सा भी फ़र्क आएगा, किसी भी चीज़ का कलर में भी इवन थोड़ा सा फ़र्क आएगा, तो हमारी बॉडी उसको डिस्कार्ड कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अगर ये कि आरबीसी की प्रोडक्शन ठीक नहीं हो रही है, ठीक है, इम्पेयर्ड है, तो उस कंडीशन में भी इनकी जो है ना वो इनको बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगी। या फिर इनकी प्रोडक्शन हो रही है, नॉर्मल है, लेकिन वो अपना काम जो है वो प्रॉपर्ली नहीं कर रहे, मैच्योर नहीं है, ठीक है। तो वो जो कंडीशन है उसको हम जो है ना इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन कहेंगे। अब इसमें सबसे पहली जो कंडीशन आ जाती है वो है जी डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेम सेल। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे पास जो स्टेम सेल्स होते हैं स्टूडेंट, स्टेम सेल वो सेल्स होते हैं, ठीक है, जिन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर सेल्स, लाइक रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, यानी वाइट ब्लड सेल्स हैं, या फिर जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो बाकी जो ब्लड सेल्स जिनसे डेवलप करते हैं ये वो हमारे सेल होते हैं जिनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, यानी बेसिक सेल हैं, ठीक है। इनसे मजीद सेल्स की डेवलपमेंट होती है, और वो डिफ्रेंशिएट होते हैं डिफरेंट तरह के सेल्स के अंदर। कोई जो है वो डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट हो जाता है, कोई जो है वो आरबीसी में, और कुछ जो है ना वो और तरह के सेल्स जो हैं उनमें उनकी डिफ्रेंशिएशन होती है। प्रोलिफरेशन का मतलब ये होता है कि उनकी ग्रोथ होना, और डिस्टर्बेंस, ठीक है, कि उनकी ग्रोथ और उनकी जो डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होना स्टेम सेल्स का, उसके अंदर प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी जो है ना रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इम्पेयर्ड होगी और हमारी बॉडी उसको डिस्कार्ड कर देगी। अब उसमें स्टूडेंट आ जाता है जी एप्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। एप्लास्टिक एनीमिया, इसके बारे में आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन ये भी वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे बोन मैरो के अंदर डिफेक्ट होता है। बोन मैरो जो है ये आरबीसीज़ की, डब्ल्यूबीसीज़ की, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन ठीक तरह से नहीं कर रहा होता। फिर उसके बाद है प्योर रेड सेल एप्लेसिया, कि जो जो हमारे प्योरली सिर्फ रेड ब्लड सेल हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी, उनका एप्लेसिया हो जाएगा, यानी उनको बनाने वाले सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एब्सेंट होंगे, या अगर होंगे तो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। अनीमिया ड्यू टू रीनल फेलियर, के किसी इशू की वजह से हमारी किडनीज फेल हो गई हैं, ठीक है, उस कंडीशन में भी बॉडी से ब्लड का लॉस होगा और पेशेंट अनीमिया में जाएगा। अनीमिया ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ठीक है, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, ये कि जो हमारे ग्लैंड्स के, हमारे हार्मोन्स के जो डिसऑर्डर होते हैं उनकी वजह से जो अनीमिया डेवलप होगा। अब जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ठीक है, या फिर हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म के जो पेशेंट होते हैं जो कि एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उस केसेस में भी क्या होता है कि पेशेंट अनीमिया की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड मेच्योरेशन ऑफ द आरबीसी। पहले तो हमने देखा है जी स्टेम सेल्स ही नहीं सही बन रहे, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कहा जी जो आरबीसीज हैं, स्टेम सेल्स अब ओके हैं, लेकिन अब किस में प्रॉब्लम है जी, आरबीसीज जो बने हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ ठीक तरह से नहीं हो रही, और वो उनकी मेच्योरेशन नहीं हो रही, ठीक है, वो मेच्योर नहीं हो रहे, ग्रो नहीं कर रहे हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। अब ये डिस्टर्बेंस क्यों आएगा, सबसे पहले आ जाता है जी डीएनए, डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस। अब जैसे हमें पता है कि हर सेल के अंदर उसका डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि उसकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। अब अगर डीएनए ही नहीं सही होगा तो सेल की बाकी एक्टिविटीज़ किस तरह से जो है ना वो अच्छे तरीके से काम करेंगी। जब वो काम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ द डीएनए, ठीक है, एक तो ये काज हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास इशू है
डेफिशिएंसी आर इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ द विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, अब ये है कि बॉडी के अंदर जैसे फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, या फिर अगर वो है तो सही है लेकिन उनकी इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन है, यानी उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है या उनको जो है वो प्रॉपरली बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में भी जो है पेशेंट अनीमिया में जाएगा। अब जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह की कमी की वजह से अगर अनीमिया होता है, ठीक है, उसको हम मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद है जी डिफेक्टिव HB सिंथेसिस की हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस ही नहीं ठीक है, डिफेक्टिव है। ठीक है, डेफिशिएंट हीम सिंथेसिस जो जैसे कि हमने देखा कि हीमोग्लोबिन के अंदर हीम जो होता है, ठीक है, वो कंबाइन हो जाता है जाके ग्लोबिन प्रोटीन के साथ। ठीक है, अब हीम जो है जब इसकी डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी डेफिशिएंट ग्लोबिन सिंथेसिस के या फिर ग्लोबिन जो है वो नहीं सही तरह से प्रोड्यूस हो रही है, उस कंडीशन में पेशेंट जो है वो थैलेसीमिया की तरफ जा सकता है, उन कंडीशन में भी जो है पेशेंट अनीमिया में जाएगा। तो उसके बाद आ जाता है ये अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन की अब कंडीशन जो है जैसे हमने देखा कि हीमोग्लोबिन का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें जो है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये कि इन अल्फ़ा और बीटा चेन की प्रोडक्शन ठीक नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस होगी वो क्या होगी, एबनॉर्मल होगी। अब उसके अंदर आ जाता है जी हमारे पास सिकल सेल अनीमिया। अब ये जो है सिकल सेल अनीमिया क्या होता है कि इसमें RBC जो है वो ऐसे सिकल लाइक हो जाती हैं, इस तरह से हो जाते हैं। सिकल का मतलब होता है दरंती। ठीक है, यानी जो जिससे हम फसलें वगैरह काटते हैं। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में हम सिकल कहते हैं। ठीक है, तो उस तरह से जो है ना इसकी RBC की शेप होती है, बन जाती है, जिसकी वजह से फिर उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, बॉडी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और पेशेंट जो है वो अनीमिया में जाता है। अब यहाँ पे पूरी एक क्लासिफिकेशन एक टेबल की शक्ल में दी है जी। सबसे पहले तो उसने बताया जी अनीमिया है। ठीक है, अब किस वजह से है, ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है, इम्पेयर्ड प्रोडक्शन की वजह से, या हाइपो प्रोलिफरेशन की वजह से, या फिर इंक्रीज डिस्ट्रक्शन यानी कि हीमोलाइटिक। ये 3 इंपॉर्टेंट काज हैं। ठीक है, अब उसमें जो है मज़ीद उसने क्या कहा जी, ब्लड लॉस जो है वो एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। इम्पेयर्ड प्रोडक्शन में ये है कि आयरन की डिफिशिएंसी हो सकती है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में की वजह से हो सकता है, किसी क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से हो सकता है, या फिर एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अब एप्लास्टिक एनीमिया जो है वो एक्वायर्ड भी हो सकता है और कंजेनाइटल भी हो सकता है। कंजेनाइटल का मतलब ये कि स्टूडेंट जो कि बर्थ के टाइम पे ही मतलब पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम प्रेजेंट थी। ठीक है, इस तरह के जो इशूज़ होते हैं उनको हम कंजेनाइटल कहते हैं। और एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि बाद में किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो है पेशेंट के अंदर वो बीमारी आई है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, एक्वायर्ड काज है इसका। उसके बाद इंक्रीज हिमोलाइसिस है या फिर इंक्रीज डिस्ट्रक्शन है, उसमें हमारे पास आ जाता है एक्सट्रिंसिक टू रेड ब्लड सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल के बाहर के जो मामला हैं, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स के सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है, ये जो फैक्टर्स हैं जो किसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम है जिस तो उसमें जो है हमारे पास ऑटोइम्यून कोई इन्फेक्शन आ सकता है, या फिजिकल या केमिकल एजेंट भी कोई भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि जो बाहर से जो है ना वो आरबीसी के ऊपर इफेक्ट कर डाल रहे हैं, और फिर जो है ना उनकी वजह से जो है वो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है। अब इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि सेल के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आरबीसी की जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है। अब इसमें जो है ना हमारे पास आ जाता है जी, सबसे पहले तो कोई मेम्ब्रेन का डिफेक्ट हो गया, यानी रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन नहीं ठीक, कुछ इंजाइम्स की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, या फिर हीमोग्लोबिन पैथीज आ जाती हैं, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ी कि कहीं पे हीम प्रेजेंट नहीं है, कहीं पे ग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, कहीं पे जो है वो हीमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। ठीक है, जिसमें सिकल सेल एनीमिया की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से खैर हीमोग्लोबिन की के अंदर जो डिफेक्ट्स आएंगे, ठीक है, उसको हम हीमोग्लोबिन पैथीज भी कह सकते हैं, जिसमें जैसे चेन सिंथेसिस में डिफेक्ट आ गया है, अमाइनो एसिड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, जैसे ये अमाइनो एसिड सब्सटीट्यूशन, जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, जैसे मैंने बताया कि अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं, इनके अंदर जो है ना अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस होती हैं। ठीक है, अब अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस में अगर डिस्टर्बेंस आएगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो है पेशेंट जो है वो पेशेंट के अंदर जो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन है वो नॉर्मल नहीं होगी। ठीक है, तो पेशेंट अल्टीमेटली पेशेंट का जो आरबीसी होगा वो किस में जाएगा, डिस्ट्रक्शन में जाएगा, और हीमोलाइसिस की तरफ जाएगा, तो जिसकी वजह से पेशेंट जो है खून की कमी की तरफ जाएगा। फिर इसी इनके डिफरेंट मल्टीपल काजेज़ के हिसाब से ही हमने फिर पेशेंट को ट्रीट करना है। अगर कहीं पे आयरन की कमी है तो फिर हमने आयरन पेशेंट को सजेस्ट करना है, विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड की कमी है फिर उस हिसाब से हमने देना है, और अगर किसी कंजेनाइटल या फिर किसी
किसी क्रॉनिक इश्यू की वजह से अनीमिया डेवलप हो रहा है तो फिर हमने उसको ट्रीट करना है। डाइट की वजह से मोस्ट कॉमनली जो स्टूडेंट अनीमिया होता है वो डाइट की वजह से होता है, ठीक है, डाइटरी डेफिशिएंसीज़ की वजह से, जिसमें आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, बी12 की कमी हो जाती है, फोलिक एसिड, ये डाइट में हम नॉर्मली नहीं ले रहे होते और फिर ये अनीमिया की तरफ पेशेंट चले जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जो है वो अगर कोई फैमिली में कोई डिजीज़ प्रेजेंट है, रन कर रही है, तो फिर उसके वो जो है ना बाकी काजेज़ में आ जाता है, या फिर कोई एक्सीडेंट, ट्रॉमा वगैरह, वो कोई इस तरह के इश्यूज़ बनते हैं और पेशेंट अनीमिया की तरफ जाता है। फिर इनको रूल आउट करना पड़ता है, डिफरेंट तरह के हम टेस्ट जो है वो सजेस्ट करते हैं, तो फिर उसी हिसाब से हमने उसको मैनेज भी करना होता है। खैर ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है हम प्लास्टिक अनीमिया के बारे में देखेंगे डिटेल से। अपनी दुआ में याद रखिएगा और लेक्चर को अच्छे से याद कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।